ओके बच्चों, ध्यान देना बेटा सब लोग। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स हमारा चल रहा था। मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 3 के सारे ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्रीज पास की होगी, राइट। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में कुछ जानकारी दी थी, ये याद आ रहा है सभी को? यस। बेसिकली बिजनेस क्या होता है, बिजनेस में फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं। उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम लोग प्यार से क्या करते हैं, रिकॉर्ड विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उनको पोस्ट करते हैं। पोस्टिंग पोस्टिंग कहाँ करेंगे? लेजर बुक में। खाता वही, लेजर बुक, अकाउंट बुक, यस और नो। पोस्टिंग के बाद बैलेंसिंग, देन ट्रायल बैलेंस, एंड देन लास्ट में बनेगा फाइनल अकाउंट। एक बार आ जाओ, फिर से कुछ चीज़ें हम लोग देखेंगे अच्छे से। सब लोग अच्छे से ध्यान देना बेटा, सभी को समझ में आएगी, प्लीज़ ध्यान दो। जैसे अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उस ट्रांजैक्शन में क्या होता है, लेन देन, बरोबर है। कोई भी ट्रांजैक्शन की अगर मैं बात करूं, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, तो उसमें लेन देन किस फॉर्म में रहेगा, इन मनी और मनी इज वर्थ। मान लो ये आप हो, आपने किसी पार्टी से कोई मशीन परचेज किया। आपने क्या लिया बेटा, मशीन। ध्यान से सुन। और बदले में उसको क्या दिए, पैसे। ये आपने मशीन परचेस किया, कंप्यूटर, और बदले में आपने पैसे दे दिए। ये कौन है, सेलर। यस और नो। ये एक फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का एक तुच्छ एग्जाम्पल है। आप लोगों को इस ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बहुत सिंपल ट्रांजैक्शन है। देखो तो ज़रा, ये मशीन आपने परचेस कर लिया, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ बायर। जो परचेसर है, जो बायर है, आपने परचेस किया ना, तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले तो देखोगे इस ट्रांजैक्शन की वजह से कौन कौन से अकाउंट के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। जैसे आपने मशीन परचेस किया तो एक तो मशीन अकाउंट बनेगा। सर ये कैसे समझ में आता है, ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद कौन कौन से अकाउंट बन सकते हैं? अरे हमने काफ़ी सारे अकाउंट्स के टाइप देखे ना, एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम, गेन। इन्हीं में से कोई ना कोई अकाउंट्स बनने वाला है। इसके बाहर कोई अकाउंट बन सकता है क्या? ब्रह्मांड में जितने भी अकाउंट्स बन सकते हैं, सारे के सारे अकाउंट्स इन्हीं 10 कैटेगरीज में आ गए। और 10 के 10 याद भी नहीं रखना है, बस 5 ऊपर की। कौन कौन सी 5 बेटा? ये देखो, एसेट्स, एसेट्स, ड्राइंग, ड्राइंग्स, डेटर्स, बोलो, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एसेट के अपोजिट क्या है, लाइबिलिटीज। ड्राइंग के अपोजिट कैपिटल। डेटर्स के अपोजिट, हाँ, क्रेडिटर्स। हाँ, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम। लॉसेस के अपोजिट गेन्स। ऊपर के 5 भी याद रहेंगे तो नीचे के 5 आ जाएंगे क्या? इन्हीं में से कोई ना कोई अकाउंट पे इम्पैक्ट होता है, चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन हो। एसेट का मतलब आसान भाषा में प्रॉपर्टी ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस, यस और नो। लाइक कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीन, प्लांट, लैंड, बिल्डिंग। कुछ असेट्स इंटेंजिबल होती है जिसको देख नहीं सकते लेकिन वो होती है, लाइक कॉपीराइट, पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क। हेलो 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 हेलो। कॉपीराइट, पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, नेम फेम, रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस। और आप इन असेट्स को सेल भी कर सकते हो। जैसे आपको पता ही होगा, आप किसी कंपनी का, जैसे अगर एग्जांपल देखो तो कंपनी अपनी गुडविल सेल करती है। गुडविल सेल करने का कोई एग्जांपल, कोई एक ऐसा एग्जांपल बताओ। आइडिया ने अपना गुडविल वीआई को सेल कर दिया। वोडाफोन ने अपना गुडविल वीआई को सेल कर दिया, क्या बन गया, वोडाफोन आइडिया। यस और नो? और बताओ बेटा, हाँ बोलो। गुडविल मतलब नेम एंड फेम और रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस। फेम और रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस, वो उस बिजनेस का क्या है, गुडविल, नाम, ब्रांड वैल्यू।
गुडविल से होता क्या है? गुडविल से बिजनेस को एक्स्ट्रा सेल मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी हिमालय की चोटी पे चले गए, वहाँ पे आप लोगों को भूख लगी, आपको बिस्किट परचेस करके खाना है। ऊपर 2 टाइप के बिस्किट मिल रहे हैं, एक पार्ले जी और एक डायमंड बिस्किट। दोनों का क्वांटिटी सेम है, क्वालिटी सेम है, प्राइस सेम है, सब कुछ सेम है। कौन सा बिस्किट आप खरीदोगे? पार्ले जी। देखो कैसे आपके मुंह से बरोबर पार्ले जी निकला। भले ही दूसरे भी बिस्किट का क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस सब सेम था, बट फिर भी आपने क्या खरीदा? पार्ले जी। बस वही तो खास बात है, आपके दिमाग में पार्ले जी का ब्रांड नेम, ब्रांड वैल्यू है ना, छपा हुआ है। तो गुडविल एग्जिस्ट इन द माइंड ऑफ द कस्टमर्स, ब्रांड वैल्यू एग्जिस्ट इन द माइंड ऑफ कस्टमर। एप्पल क्या अलग देता है रे? एप्पल के फ़ोन में क्या अलग है? जो सिक्योरिटी की वो बात करते वो तो सैमसंग में भी है, बट फिर भी एप्पल बोलते ही लोगों के दिमाग में क्या आता है? ये बहुत बड़ा आदमी एप्पल का फ़ोन लेके घूम रहा है। यस और नो? जस्ट अ गुडविल, इट्स जस्ट अ गुडविल। यस और नो? कुछ बात समझ में? सो गुडविल ये नेम, फेम और रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस है, जिसकी वजह से जिस बिजनेस का गुडविल है उस बिजनेस को ज़्यादा सेल मिलता है एज कम्पेयर टू वो बिजनेस जिस बिजनेस का गुडविल नहीं है। यही देख लो एग्जाम्पल में, आपने क्या खरीद लिया? पार्ले जी। डायमंड का सेल कम हो गया क्या? पार्ले जी बिस्किट बढ़ गया, डायमंड बिस्किट का सेल कम। क्यों हुआ ये? बिकॉज ऑफ गुडविल ऑफ द पार्ले जी। आपको अगर कोई बिस्किट मैन्युफैक्चर करना है और उस बिस्किट के ऊपर पार्ले जी का नाम लगा के बेचना है, तो आपको पार्ले जी कंपनी को 1000-1500 करोड़ रुपए देने होंगे सिर्फ नाम लगाने के। उसमें एक बिस्किट का पैकेट भी नहीं आने वाला है आपको, सिर्फ वो नाम के पैसे लेगा आपसे। ये है नाम की पावर। और ये सेल भी होती है क्या? यस। कल चल के कोई इंसान यहाँ पे, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जो कोई भी आपकी प्रैक्टिस रहेगी, फॉर एग्जांपल आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, आपकी सीए की 10 साल की प्रैक्टिस है, 10 साल बाद आपने सोचा कि भैया अब मुझे बिल्डर बनना है, अब सीए की प्रैक्टिस नहीं करना है, आप आपकी प्रैक्टिस सेल भी कर सकते हो। मतलब आप गुडविल ही सेल कर रहे हो ना? यस और नो? क्लियर है? कुछ बात समझ में आ रही सभी को? तो गुडविल आसान भाषा में नेम, फेम और रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस। गुडविल की वजह से क्या होता है? एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट होता है। कैसे? एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी है गुडविल। कैसे? गुडविल वाले बिजनेस का सेल ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वो बिजनेस जिसका गुडविल नहीं होता है। यस और नो? क्लियर है? सो आप लोगों ने क्या किया? मान लो यहाँ पे मशीन परचेस किया और बदले में आपने कैश दे दिया। कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? इन्हीं में से कोई एक अकाउंट बनने वाला है। यस और नो? एसेट का मतलब क्या है बेटा, फटाफट से बताओ तो। एसेट्स, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस। ड्राइंग, ओनर जब कभी भी बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए कुछ विड्रॉ करता है, सबने मेरे साथ साथ सुनना है, ये सारी चीजें ध्यान रखना है बेटा। ओनर जब भी पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से कुछ विड्रॉ कर रहा है इन मनी और मनी इज वर्थ, तो उस विड्रॉल को हम लोग प्यार से क्या बोलने वाले? ड्रॉइंग्स। सो ड्रॉइंग्स is nothing but withdrawal of the investment by the owner from the business for his or her household or domestic or personal purpose। मान लो मेरा किराना शॉप है, मैं शॉप के लिए निकल ही रहा था, बीवी बोली अजी सुनते हो घर का आटा खत्म हो गया है, आटा लेके आना घर के लिए। तो अब मैं किराना शॉप पे जाऊंगा, मेरे एम्प्लॉय को बोलूंगा भाई घर के लिए 10 किलो आटा पैक करके रख। तो मेरा वो जो एम्प्लॉय वो बोलेगा अच्छा सर ये आप 10 किलो आटा आप खुद के घर के लिए लेके जा रहे हो? मैंने बोला हाँ। तो सर ये ड्राइंग है आपका। हाँ, अगर वो आटा मैंने बेच दिया होता तो वो सेल होता। वो आटा मैं घर के लिए लेके जा रहा हूँ पर्सनल पर्पस के लिए, तो वो मेरे लिए क्या हो गया? ड्राइंग्स। यस और नो? ओनर जब भी पैसा या पैसे की कीमत में बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ करता है, पैसे की कीमत में, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया आटे का, या फिर मैंने मेरे बच्चे की स्कूल फीस के लिए बिजनेस के कैश बॉक्स से पैसे लिए, तो वो भी क्या हो गया? ड्राइंग। हाँ, बिजनेस से जब भी आप मनी और मनीज वर्थ में कुछ विड्रॉ करते हो, तो उस विड्रॉल को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। यस और नो? तो असेट हो गया, ड्राइंग्स हो गया। सिर्फ अभी समझो, अकाउंटिंग हम लोग कर देंगे, अकाउंटिंग आने वाले समय में वो ही करना है। मेरे कॉन्सेप्ट समझ लो सारे। डेटर्स, हर वो पार्टी या पर्सन जिससे इन फ्यूचर हमें कुछ लेना है। सबने प्लीज़ ध्यान देना बेटा, जब मैं पढ़ा हूँ, जब मैं कुछ बोलूँ तो आप लोग मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो, नीचे नहीं देखना है, ध्यान से देखो। नीचे क्यों देखना है आपको जीवन में? यस और नो?
हमेशा एकदम सामने नज़र होनी चाहिए, दिखते समय सिर्फ नीचे, या माँ बाप के पैर पड़ते समय नज़र नीचे, बाकी आप सामने ध्यान दो अच्छे से। तो ध्यान से देखना बेटा, डेटर यानी हर वो पार्टी या पर्सन जिससे मुझे इन फ्यूचर मनी और मनीज वर्थ में कुछ लेना है। मैंने कटप्पा को उधारी में माल बेचा 10,000 का, कटप्पा इज माई डेटर, उससे 10,000 लेने हैं। हे कटप्पे, कब देगा पैसे? सर 2 महीने बाद। ठीक है, 2 महीने तक तू मेरा क्या है अब? डेटर। हर वो पार्टी या पर्सन जिससे इन फ्यूचर कुछ लेना है, डेटर। एक्सपेंसेस, ये बिजनेस के ऑपरेटिंग पेमेंट्स है। एक्सपेंसेस आर द ऑपरेटिंग पेमेंट्स ऑफ द बिजनेस, जिसकी वजह से बिजनेस स्मूथली ऑपरेट होता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती तो भी हम लोग पढ़ ही सकते थे, यहाँ पे बोर्ड पे पढ़ा था, बट इलेक्ट्रिसिटी के कारण हमारा बिजनेस स्मूथली ऑपरेट होता है। बरोबर है ना? ये प्रोजेक्टर के लिए इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण प्रोजेक्टर है, यहाँ पे सबको प्रॉपरली दिख रहा है। मैं अलग अलग कलर्स के पेन यूज़ करके दिखा सकता हूँ। डेस्क बेंच के बगैर भी हम लोग पढ़ सकते थे। बरोबर है ना? काफ़ी सारी चीज़ों के बगैर भी, एम्प्लॉय नहीं होता है बिजनेस में तब भी मैं काम कर सकता था, खुद करता था। बट हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉय रखते हैं, उसको सैलरी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे, रेंट दे रहा हूँ, किसी से पैसा उधार लिया बदले में ब्याज दे रहा हूँ, ये सब क्या है? मेरे खर्चे। सर ये आपने फर्नीचर परचेस किया, ये खर्चा नहीं है क्या? नो, ये मेरी एसेट है, संपत्ति। तो क्या फ़र्क है एसेट और एक्सपेंस में? एसेट का बेनिफिट लंबे समय तक मिलता है, खर्चे का बेनिफिट तुरंत मिल जाता है। एग्जाम्पल, जैसे जनवरी मंथ की सैलरी मैंने दे दी तो वो एम्प्लॉय सिर्फ जनवरी मंथ में काम करेगा, फरवरी मार्च में काम नहीं करेगा। लेकिन एक बार मैंने जनवरी मंथ में फर्नीचर परचेस कर लिया तो जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, अगले साल का भी जैन फेब मार्च, बेनिफिट फ्यूचर में भी मिल रहा है। एसेट, बेनिफिट इमीडिएट मिल रहा है। एक्सपेंस, बेनिफिट कभी नहीं मिल रहा है, लॉस। आउटफ्लो हो गया, बेनिफिट फ्यूचर में भी मिल रहा है, एसेट। आउटफ्लो हो गया, बेनिफिट इमीडिएट मिल रहा है, एक्सपेंस। पैसे का आउटफ्लो हो गया, बेनिफिट मिल ही नहीं रहा है, बट पैसा चला गया और बेनिफिट नहीं मिल रहा है, लॉस। लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, लॉस ड्यू टू थेफ्ट। समझ में आए सभी को? ये सारी टर्म समझ में आई? किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार पूछो। और हाँ, एक चीज़ मुझे आप लोगों का बहुत अच्छा लगा, पसंद आया, आप लोगों ने डाउट पूछना शुरू किया। मुझे फीडबैक मिलते रहते हैं अलग अलग जगह से, आप लोग अभी अभी डाउट पूछ रहे हो ना अच्छे से। जितने ज़्यादा आप अभी डाउट आपके क्लियर करके लोगे, उतने जल्दी आप लोगों को चीज़ें समझ में आएगी, आप लोगों के लगने वाले अटेम्प्ट कम हो जाएंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाओगे। जहाँ डाउट आया तब के तब बिंदास्त बेझिझक बेशर्म होके पूछने का, पेंडिंग नहीं रखना। समझ में आए सभी को? देखो, क्लास में दो ही चीज़ हो सकती है, या तो मैं आपके साथ मजाक मस्ती करके आपका वो 1 घंटा ख़त्म कर दूँ, या तो मैं आप लोगों के डाउट सॉल्व कर लूँ। यस और नो, दोनों केस में 1 घंटा ख़त्म होने वाला, ये तय है। अब वो आप डिसाइड करो कि आपको मेरा 1 घंटा कैसे यूज़ करना है, मुझसे पढ़ के, मेरे साथ मजाक मस्ती कर। यस और नो? तो वो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान देना पड़े सब लोग। मजाक मस्ती के लिए तो यूट्यूब पे कपिल शर्मा का शो ओपन करके देख लो, उसके ऊपर आपको बहुत एंटरटेनमेंट मिले। उसके लिए क्लास में आप पैसे दे के क्यों बैठ रहे हो? यस और नो? तो वो एक चीज़ करो, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो सब लोग, बस ये ही आने वाले कुछ महीनों तक करना है जो आप अभी कर रहे हो। आपको अच्छे नंबर से पास होने से ऊपर वाला भी रोक नहीं पाए, बस ये ईमानदारी से करना। होता क्या है, मैं हर बार बच्चों के मन में ये एक अग्नि पैदा करता हूँ कि बेटा डाउट पूछ। हर बैच में मैं बोलता हूँ, अभी से नहीं, 12 साल से सेम बोल रहा हूँ, कि हर बैच में यही मैं बोलता हूँ पहले कि डाउट पूछ, डाउट पूछ। मैं 15-20 दिन तक के बोलता हूँ, महीने भर तक। उसके अंदर में जो बच्चों के अंदर में डाउट पूछने की आग कीड़ा पैदा हो गया, वो बच्चे आगे निकल जाते हैं। मैं लंबे समय तक थोड़ी बोल पाऊंगा, बट हर बैच में स्टार्टिंग में बोलता हूँ। जो बच्चे सुन लेते हैं, आप रिजल्ट देख लेना, फर्स्ट अटेम्प्ट में। समझ में आए? अब जो बच्चे डाउट पूछते ही नहीं है, डाउट आने के बाद काफ़ी बच्चे बस बैठे रहते और ये सोचता है पहला, यार बाकी लोग क्या सोचेंगे। दूसरा, उसके मन में ये सवाल आता है, यार मैंने डाउट पूछा तो सर क्या सोचेंगे, सर ने डांट दिया तो। क्यों? सर कोई शैतान है क्या? सर क्यों डांटेंगे, क्यों गाली मारेंगे? आपने दिया है ना। हाँ, लेकिन अगर आप अपसेंट हो उस कॉन्सेप्ट में जो मैंने पढ़ाया था, और उससे रिलेटेड आगे कोई फ्यूचर में चीज़ आती है, फिर डेफिनेटली आपको डाउट आएगा। तब मैं आपको ज़रूर ये बोलूँगा कि बेटा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर, वो वाला लेक्चर वापस देख।
इसलिए अपसेंट नहीं रहना है। हाँ, बच्चा अगर प्रेजेंट है, 100% प्रेजेंट है सारे क्लासेस में, उसके बाद भी अगर उसको कोई चीज़ में डाउट आ रहा है तो ये उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, वो क्लास में ही सारी चीज़ें क्लियर करके दे सकता है। तो जो बच्चे करते हैं ईमानदारी से पास हो जाते हैं पहली ही बारी में अच्छे नंबर से। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अब्दुल कलाम साहब की तरह कोई रॉकेट बनाना है क्या आपको? नो। बस अभी खाना है और पेपर में उल्टी करना है, अभी खाना है पेपर में उल्टी करना है, खत्म। और तो कुछ है नहीं। और जो आप खाओगे वही पेपर में लिख के आओगे। अब आपने अगर यहाँ पे मजाक मस्ती किया तो पेपर में भी आपके साथ मजाक मस्ती हो जाएगा और वो रिजल्ट में आपको दिख जाएगा। समझ में आएगा सभी को? बराबर। मेरे मैंने एक दो स्टूडेंट्स के मैं अपने बताए थे। रेखा सुतार, वन ऑफ माय क्रीम स्टूडेंट, ऑल इंडिया रैंक 1। ब्रह्म कुमार लोखरे, 99% इन अकाउंट्स सीए की एग्ज़ाम में। रेखा सुतार फाउंडेशन में मेरे पास थी, फाउंडेशन में नवी पेठ में XYZ क्लास के अंदर में। इंटर में मेरे पास में नहीं थी क्योंकि उस समय उस क्लास में इंटर नहीं था, फाउंडेशन तक ही था वहाँ पे। इंटर में फिर वो यहाँ पे आई प्रेस्टीज पे, फाउंडेशन में उधर नवी पेठ पे थी। वो बच्चे की सिंस, उस बच्चे के पास फ़ोन ही नहीं था, फ़ोन ही नहीं था। उस समय तो सभी के पास फ़ोन था ही, बहुत पुरानी बात नहीं है, सभी के पास फ़ोन था। बट वो बच्चे की एक खास बात ये थी, सर मेरे को फ़ोन का क्या काम है पढ़ाई करने के लिए, डाउट मैं आपसे तब के तब पूछती हूँ, बाद में मेरे को डाउट आते ही नहीं। जो है सामने तब के तब पूछ लेना या अगले दिन क्लास में पूछ लेना। सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट उसका सीए बनने के बाद ओपन किया उसने, यस और नो? तो बस सिंसियरिटी और कंसिस्टेंसी, जो बोला वो एज इट इज़ फॉलो करने का। काफ़ी सारे बच्चे, काजल अग्रवाल, दीपिका पात्रा, रेखा, ब्रह्मा कुमार, काफ़ी सारे बच्चे, सबके अंदर एक खास बात थी, सब लोग सिंसियर थे, कंसिस्टेंट थे। अगर बोला बिल्डिंग से कूद जाओ, कूद जाने का इतना भरोसा था। बस वो एक भरोसा रखो स्टार्ट से लेके एंड तक, बाकी और कुछ उसमें रॉकेट साइंस है नहीं। बरोबर है क्या? आ जाओ आगे बढ़ते थोड़ा सा और। एसेट ड्राइंग डेटा से एक्सप्लेन लॉसेस का मतलब समझ में आया सभी को? एसेट के अपोजिट क्या है बेटा? लाइबिलिटी। ड्राइंग के अपोजिट कैपिटल। लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटीज आर द फिनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। और एग्जाम्पल, मैंने अगर किसी बैंक से लोन लिया तो वो क्या है मेरे लिए? लाइबिलिटी। चौकाना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा, यस और नो? मैंने किसी से माल उधारी में खरीदा 10,000 रुपये का, मुझे उसे 10,000 देने पड़ेंगे ना, तो वो भी क्या है? मेरी लाइबिलिटी। और जिस पार्टी या पर्सन के लिए मेरी लाइबिलिटी होती है वो पार्टी या पर्सन मेरा क्या बन जाता है? क्रेडिटर। मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 10 लाख रुपए का लोन लिया, तो 10 लाख का वो लोन मेरी लाइबिलिटी है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरी क्रेडिटर है। मैंने बाहुबली से 50,000 रुपये का माल उधारी में लिया, तो मुझे उसे 50,000 देना है, जो देना है वो मेरी लाइबिलिटी है, एंड बाहुबली इज माई क्रेडिटर। इनकम बेस्ट एग्जाम्पल है, सेल। रेंट मिल रहा है, इनकम। ब्याज मिल रहा है, इनकम। कमीशन मिल रहा है, इनकम। रॉयल्टी मिल रही है, इनकम। रॉयल्टी जैसे मान लो मैंने अकाउंट्स की एक बुक लिखी हुई है और अप्पा बलवन चौक पे एक बुक शॉप है प्रगति, वहाँ पे मैंने वो लिखा हुआ बुक दे दिया उसको और उसको बोला कि आप इस बुक की कॉपी बेच सकते हो, पर कॉपी मुझे 50 रुपये रॉयल्टी चाहिए। तो मेरे लिए वो रॉयल्टी क्या हो गई? इनकम। जैसे जैसे वो कॉपी बेचेगा मेरे लिखे हुए बुक की, हर बुक के पीछे मुझे कितनी रॉयल्टी मिलेगी? 50। लता मंगेशकर का गाया हुआ गाना अगर कोई ऑल इंडिया रेडियो चैनल पे बजता है, राष्ट्रगीत, कुछ स्पेसिफिक गाने उनके, तो लता मंगेशकर के खाते में कितने पैसे जाते हैं? कुछ 1-2 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे, जितने बार वो गाना बजेगा। तो लता जी को उसकी क्या मिलती है? रॉयल्टी। यस और नो? कुछ बात समझ में आए? तो रॉयल्टी जिसको मिल रही है उसके लिए क्या है? इनकम। जो रॉयल्टी दे रहा है उसके लिए रॉयल्टी क्या है? एक्सपेंस। सेल, इनकम। इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम। कमीशन मिल रहा है, इनकम। रॉयल्टी मिल रही है, इनकम। देन गेन, बैठे बिठाए विदाउट हार्ड वर्क आपको अगर फायदा हो गया तो वो आपका क्या है? गेन। तो फिर दोनों में फर्क क्या है इनकम और गेन में? हार्ड वर्क करने के बाद जो मिलता है वो इनकम, विदाउट हार्ड वर्क जो मिल रहा है वो गेन। अकाउंटिंग दोनों की सेम टू सेम, बस मीनिंग थोड़ा सा अलग है। कुछ बात समझ में? गेन के एग्जाम्पल, लॉटरी लग गई,
बैठे बिठाए प्रॉपर्टी के भाव बढ़ गए, गेन हो गया। आपने क्या मेहनत की लॉटरी में? यस और नो? कुछ बात समझ में आए सभी को? क्लियर है? ये 10 के 10 टर्म्स का मतलब समझ में आया क्या, ये बता दो। बरोबर। इसके पहले हमने हर एक टर्म पे कम से कम 10-10 मिनट दिए इसके पहले के लेक्चर्स में, बरोबर है। जो बच्चों के पास में पहले के लेक्चर नहीं थे, एक बार आज लेक्चर होने के बाद मुझे प्लीज़ मिल लेना, बात कर लेना, आपको लेक्चर अरेंज करके देता हूँ। जो बच्चों का बेसिक्स ऑफ अकाउंट छूटा है, डोंट वरी, फेस टू फेस फिर से एक बार जो बच्चों का छूट गया वो मैं वापस लूँगा। साथों साथ आपको बैकअप भी मिलेगा, बैकअप भी मिलेगा, और मैं स्वयं खुद वो सारी चीज़ें वापस आपको पढ़ाऊँगा। जैसे कि हमारी बात हुई थी, पहला 1 महीना हम लोग थोड़ा स्लो ही जाएंगे, क्योंकि अभी ट्रेन शुरू हुई है या फिर बस शुरू हुई है स्वारगेट से, मुंबई जा रही है। कहाँ तक स्टॉप रहेंगे? बहुत सारे नहीं, शिवाजी नगर तक नहीं, हाईवे तक। एक बार हाईवे लग गया तो हाईवे के बाद बस रुकती है क्या उसके बाद? नो। बट हाईवे तक हर चौराहे पे कोई ना कोई पैसेंजर बैठेगा, तो उस पैसेंजर को ध्यान रखना है, उसकी जो भी जिम्मेदारी है वो किसकी है? मेरी है। तो जो बच्चों का बेसिक छूटा है वो मैं वापस करवाऊंगा। बट एक बार अपनी बस हाईवे पे लगने के बाद डायरेक्टली कहाँ रुकेगी? मुंबई। ये सर, आ जाओ आगे बढ़ते। उसके बाद लाइबिलिटीज हो गया, फिनेंशियल ऑब्लिगेशन। कैपिटल क्या होता है बेटा? इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस। ओनर का धंधे में मनी और मनीज वर्थ में जो भी इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्रेडिटर्स, पार्टी और पर्सन टू whom अमाउंट इज पेएबल। इनकम, ऑपरेटिंग रिसीट ऑफ द बिजनेस, लाइक सेल में हो रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, कमीशन डिस्काउंट मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, रॉयल्टी मिल रही है। गेन विदाउट हार्डवर्क जो भी आपको फायदा हो गया, लाइक लॉटरी विनिंग्स है ना, प्रॉपर्टी रेट इंक्रीज हो गया। आपने कांदा खरीदा था गर्मी के सीजन के पहले 2 रुपये पर केजी, आज वो कांदे का रेट है 80 रुपीज़ पर केजी, 78 रुपीज़ पर केजी। गेन हो गया वो गेन, बट अभी तक आपको रियलाइज़ नहीं हुआ। कब रियलाइज़ होगा? जब आप बेचोगे तब। बट तब तक वो गेन कौन सा है? अनरियलाइज्ड गेन, बरोबर है ना? अभी तक रियलाइज नहीं हुआ। जिस दिन वो गेन कहाँ फंसा हुआ है? कांदे में। जिस दिन वो कांदा बिक जाएगा तब आपको गेन रियलाइज हो जाएगा। गेन इनकम की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है। तो ध्यान से सुनना, ये मशीन अकाउंट बनाया, मशीन कहाँ पे क्लासीफाई होगा? असेट में। अब ध्यान से सुनना, दुनिया में इसके अलावा और कोई अकाउंट्स नहीं बनते। एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, और ये कैटेगरी में जितने भी अकाउंट्स आते हैं, फिर से बोलो, ये एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ये कैटेगरी में जितने भी अकाउंट्स आते हैं, इन सब का हमेशा हमेशा और हमेशा के लिए डेबिट बैलेंस रहेगा। सर मतलब? अरे बाबा, जब कभी भी ये अकाउंट्स की बात आती थी, तो ये जो डबल एंट्री सिस्टम है, ये अकाउंटिंग सिस्टम जो हम लोग सीख रहे हैं अभी, ये अकाउंटिंग सिस्टम जिन्होंने बनाया था, ल्यूका डी बार्गो पैसियोली साहब, तो जब भी वो इस टाइप के अकाउंट्स बढ़ते थे तो वो कहाँ लिखते थे? लेफ्ट साइड में। डेबायर, लैटिन टर्म विच मीन्स टू लेफ्ट। इसीलिए हमने क्या बोल दिया, इन सब का बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस। जब भी ये बढ़ेंगे तो हम लोग कहाँ लिखेंगे? लेफ्ट में, लेफ्ट साइड, डेबिट साइड। अपोजिट, जब भी ये कम होंगे तो कहाँ लिखेंगे? राइट में। लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम, गेन, जब भी ये टाइप के अकाउंट बढ़ेंगे तो कहाँ लिखेंगे? राइट में, क्योंकि इनका क्रेडिट बैलेंस है। जब भी ये कम होंगे तो कहाँ लिखेंगे? लेफ्ट में। आसान भाषा में वापस बताता हूँ, एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस का डेबिट बैलेंस है। एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ये टाइप के अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। इसीलिए ये टाइप के अकाउंट जब भी बढ़ेंगे तो क्या करो? डेबिट करो। फिर से डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो। वन मोर टाइम, इफ डेबिट बैलेंस फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड। लास्ट टाइम, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, अपोजिट कम होते हैं तो क्रेडिट करो। ये बढ़ना या कम होना कहाँ से समझ में आएगा? ट्रांजैक्शन से। फॉर एग्जाम्पल, ये देखो, मैंने मशीन खरीद लिया, बरोबर है ना? मशीन खरीद लिया और बदले में पैसे दे दिए, कैश। मशीन ये कौन से कैटेगरी का अकाउंट है? एसेट। असेट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। ये रूल है, बढ़ा तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। मशीन असेट, असेट का डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट। मशीन खरीदा, मशीन
खरीदा, तो मशीन एज एन एसेट मेरे बुक्स में बढ़ गई क्या? मेरे पास मशीन आ गई तो मशीन अकाउंट इंक्रीज हो गया, डेबिट कर दिया। कैश, ये भी असेट है, फिर से डेबिट बैलेंस। कैश, ये भी असेट है, फिर से डेबिट बैलेंस। फिर से कैश अगर बढ़ती है तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है? कैश दिया है, कैश दिया तो आपके पास से कैश कम 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 हो गई क्या? तो कैश को क्या कर देंगे? क्रेडिट। चले, सबसे पहला काम क्या करना है? अकाउंट्स आइडेंटिफाई करो। दूसरा काम बैलेंस कौन सा है ये आइडेंटिफाई करो। तीसरा काम बढ़ रहा है कि कम हो रहा है उसके भरोसे डेबिट होगा या क्रेडिट होगा ये डिसाइड कर। ये हमने 50-100 बार किया है, राइट? याद आ रहा है सभी को? थोड़ा सा आगे बढ़े। ये हो गया मेरे बुक में। वही अगर सेलर के बुक में एंट्री में बोलूँ तो, एक आपका दोस्त था, आपके दोस्त के पास पुरानी कार थी, उसने उसकी पुरानी कार बेच दी, तो दोस्त के पास में क्या एंट्री रहेगी? वो कौन कौन से अकाउंट बनाएगा? कैश अकाउंट, और कार नहीं, मशीन थी पुरानी, मशीन अकाउंट। बरोबर है ना? कैश असेट, उसके लिए भी कैश असेट ही है ना, मशीन भी उसके लिए असेट है। रूल पड़ता है डेबिट, कम हुआ क्रेडिट, तो डेबिट कम हुआ क्रेडिट, डेबिट बैलेंस है ना, उसके पास कैश आ गई तो वो क्या बोलेगा? कैश अकाउंट डेबिट। जिसने मशीन बेची उसके पास पैसे आए ना, आप सेलर के बुक में एंट्री कर रहे हो। ऐसा समझो आप सेलर हो, मतलब मैंने मशीन बेच दिया, मेरे पास कैश आ गया, मेरे पास कैश आया तो कैश बढ़ा क्या? बढ़ा तो डेबिट करो। और मशीन चला गया मेरे पास से, मशीन अकाउंट चला गया, मशीन कम हो गई तो क्रेडिट कर। अब हमें कैसे समझेगा किसके बुक में एंट्री करनी है? क्वेश्चन से। क्वेश्चन में लिखेगा, क्वेश्चन में आपको दिखेगा बेटा सारी चीजें। यू हैव टू पास द अकाउंटिंग एंट्री इन द बुक ऑफ बायर और सेलर। जिसके बुक्स में आप अकाउंटिंग कर रहे हो, यू हैव टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दैट पर्सन। मान लो आप बायर के बुक में एंट्री कर रहे हो तो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, सेलर के बुक में एंट्री कर रहे हो तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। बरोबर? कुछ बात समझ में आई क्या? डन? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? प्लीज एनीबडी। जो बच्चों का फर्स्ट सेकेंड डे है, मे भी शायद उनको कुछ डाउट आ सकते हैं, और आना भी चाहिए अगर आपका इसके पहले बेसिक नहीं हुआ होगा तो। बट जो बच्चे रेगुलर अभी बैठे हैं उनको किसी बच्चे को कोई डाउट? चलो आगे थोड़ा सा, पक्का? अभी ध्यान से सुन। अब आप सब लोग जानते हो कि अकाउंटिंग डिसिप्लिन के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स है, कुछ कन्वेंशंस है, कुछ प्रिंसिपल्स है। बरोबर है ना? पहले से जो चला आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कस्टम्स, कन्वेंशन। और वो ही कन्वेंशन आगे जाके क्या बन जाते हैं? प्रिंसिपल। सुनो, मैं एक सिंपल सा लॉजिक बता। एक कॉन्सेप्चुअल बात करो आप मेरे से थोड़ी सी। आपको अगर किसी ने मारा तो कॉन्सेप्चुअली आप भी उसको मारेंगे ना। तो कोर्ट भी तो बोलता है सेल्फ डिफेंस में आपने किसी को मार दिया तो कोई गलत थोड़ी है वो। यस और नो? कॉन्सेप्ट है। पहले के ज़माने में क्या होता था, कोई किसी को मार देता तो उसको हाथी के पैरों के नीचे कुचल के मार देते थे। जिसने भी किसी का मर्डर किया होगा तो उस क्रिमिनल को भी ऐसे ही मार देते थे। ये सब अलग अलग प्रकार से मारा करते थे। कॉन्सेप्ट क्या था उसके पीछे का? भैया तूने किसी के साथ गलत किया तो तेरे साथ भी गलत होगा, यह है कॉन्सेप्ट। इसी के चलते ये प्रथा शुरू हुई थी। कोई किसी को मार देता है तो उसको लटका के मार दो, हाथी के पैर के नीचे कुचलवा के मार दो। किसी ने किसी को मारा नहीं, किसी ने सामान चोरी किया तो उसके हाथ काट दो। यस और नो? ऐसी पहले सजाएं होती थी ना। तो यही क्या था? कस्टम, कन्वेंशन, चाली रीति, रूढ़ी, परंपरा। और वो ही परंपरा आज के टाइम पे क्या हो गई है बेटा? प्रिंसिपल्स। छोड़ो ना, रूल्स और प्रिंसिपल्स। ताजीरात हिंद दफा 302 के तहत फांसी की सजा दी जाती। तो ये कॉन्सेप्ट था, वही कॉन्सेप्ट कन्वेंशन में बदला, और वही कन्वेंशंस, कस्टम, परंपरा आज क्या बन गई? रूल्स, प्रिंसिपल्स।
तो वैसे ही अकाउंटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो बाद में कन्वेंशंस बने, आज उन्हीं को हम लोग क्या बोल के फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग रूल्स। और उसमें के कुछ प्रिंसिपल्स के लिए भारत की एकमेव अकाउंटिंग बॉडी, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी, जिसका नाम है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या इशू किए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कॉन्सेप्ट सी क्या बने, कस्टम्स कन्वेंशन, वही क्या बने, प्रिंसिपल्स। और कुछ प्रिंसिपल्स आपकी किताबों में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम से आ गए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ये रूल्स, प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू अकाउंटिंग। कौन इशू करता है, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, भारत में। और ये इंस्टीट्यूट वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है। सर फर्स्ट ये, यस और नो, बताऊंगा आगे क्या है तो, बट हमारे काम का क्या है, ICAI। और इन्होंने कुछ अकाउंटिंग से रिलेटेड रूल्स, प्रिंसिपल्स स्टैंडर्ड्स के फॉर्म में इशू कर दिए। और ये स्टैंडर्ड्स क्या कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड गाइड कर रहे हैं अकाउंटेंट को, ये अकाउंटेंट सुन, ये पर्टिकुलर आइटम का ट्रीटमेंट ना ऐसे करना, ये पर्टिकुलर आइटम का ट्रीटमेंट ऐसे करना। सर ये सब क्यों करते हैं, स्टैंडर्ड क्यों इशू करते हैं? अरे बाबा स्टैंडर्ड है इसीलिए तो सारी चीज़ें कंपेरेबल है। जब भी आप कोई दो चीज़ों को कंपेयर करते हो तो वो दोनों चीज़ें मस्ट बी ऑन इक्वल फुटिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और वो इक्वल फुटिंग पे कब रहेगा, जब हर कोई सेम प्रिंसिपल फॉलो करेगा तब। हर कोई अपने अपने घोड़े दौड़ाएगा तो फिर हम लोग कहीं पहुंच पाएंगे क्या, नो। स्टैंडर्ड्स क्यों आए मैं बताता हूँ। कोई महाजनी पद्धत से अकाउंटिंग करता था, कोई सिंगल एंट्री से अकाउंटिंग करता था, कोई डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग करता था, बरोबर है। हर कोई अपनी अलग अलग अकाउंटिंग तरीके से अकाउंटिंग करता था। स्टैंडर्ड्स आए, सबको बोल दिया डबल एंट्री सिस्टम। फिर उसके बाद धंधे के अंदर में माल रहता है ना गोडाउन में, ये माल भरा हुआ है, अब इस माल का वैल्यूएशन करना है। सर वैल्यूएशन क्यों करना है माल का? अरे जो माल सेल नहीं हुआ, क्या बोलते रहे प्यार से आप लोग उसको, अनसोल्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना होता है। सर क्यों? अरे बैंक से अगर लोन लिया है तो बैंक आती है ना, बोलती है वैल्यूएशन करके दो तुम्हारे माल का। हमने बैंक से लोन लिया है 10 लाख का वो माल के भरोसे, तो बैंक क्या बोलेगी, इसका वैल्यूएशन करके दो। तो यहाँ पे दुकानदार क्या करता था, इस माल का वैल्यूएशन ज़्यादा से ज़्यादा दिखाता था, लोन लेना था ना उसको, तो वो ऐसा बताता था करोड़ों का माल है। इनकम टैक्स की रेट पड़ी तो ऐसा बताता था जैसे कुछ है नहीं, सड़ा हुआ माल है। लड़की वाले देखने आए, करोड़ों का माल है। इनकम टैक्स भरना आया, कुछ भी नहीं, मैं तो बहुत गरीब हूँ। तो देखो हर कोई अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग की मदर सिस्टर कर देता था। हर कोई अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए अकाउंटिंग को तोड़ मरोड़ देता था। ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए इन सब सारी चीज़ों पे रोक लगनी चाहिए, इसीलिए स्टैंडर्ड्स आए और हर किसी को वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है। पहले 1 तोला यानी 12 ग्राम हुआ करता था, बाद में स्टैंडर्ड आया 1 तोला यानी 10 ग्राम, और हर कोई वही फॉलो करेगा। यस और नो, क्लियर? तो स्टैंडर्ड्स की वजह से होता क्या है, हर किसी की अकाउंटिंग यूनिफॉर्म रहेगी। भारत में जो कोई भी अकाउंटिंग कर रहा है वो कैसे रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। और हर किसी ने एक यूनिफॉर्म बेसिस पे अगर अकाउंटिंग किया, तो यहाँ पे कोई अकाउंटेंट अगर जॉब कर रहा है इस कंपनी में, वो छोड़ के इस कंपनी में भी गया है तो उसको कोई टेंशन है क्या? सबकी अकाउंटिंग यूनिफॉर्म है। इस कंपनी का जॉब छोड़ के इस कंपनी में गया, कोई टेंशन है क्या? नहीं तो सोचो कितना टेंशन रहता था। आप मान लो किसी कंपनी के अकाउंटेंट हो, आपने अगर यहाँ से जॉब छोड़ के बी कंपनी में जॉब चालू किया, अरे बाप रे, सब जीरो से वापस शुरू करो। अब अकाउंटिंग यहाँ की तो अलग ही है, इतनी मुश्किल हो जाती। कंपनी छोड़ने के बाद इंसान को जिस कंपनी में जॉब करना है उस कंपनी का अलग से अकाउंटिंग का क्लास लगाना पड़ता है। ये कंपनी का अकाउंटिंग का तरीका अलग है, इसका अलग है। तो ये सब झंझट किसने ख़त्म कर दी, स्टैंडर्ड्स ने।
स्टैंडर्ड्स नहीं होते तो कितनी मुश्किल हो जाती सोचो। तो स्टैंडर्ड्स ने अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी लेके आई, तभी तो कंपैरिजन पॉसिबल है। दो चीज़ों में अगर कंपैरिजन करना है तो वो दोनों चीज़ें कैसी होनी चाहिए? एट इक्वल फुटिंग, एट यूनिफॉर्म लेवल होना चाहिए। यस और नो? जैसे एक मेरे ख्याल से एग्जाम्पल मैंने बताया था, मेरे भैया की बेटी है, उसका थर्ड स्टैंडर्ड का रिजल्ट आया, 99% मिले, और मुझे बोल रही है कि चाचू आपका सीए फाइनल का रिजल्ट, आपको तो 63% ही मिले थे, मुझे तो 99% मिले। मैंने बोला ये ऐसी कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है बेटा, या तो मेरा सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड का रिजल्ट निकाल और ये कंपेयर कर, या तो तू जब सीए फाइनल में आएगी, या तो जब तू सीए फाइनल में आएगी तो तेरा सीए फाइनल का और मेरा सीए फाइनल का कंपेयर कर। या तो ये कंपैरिजन पॉसिबल है, या तो मेरा थर्ड का और तेरा थर्ड का ये कंपैरिजन। ऐसे पॉसिबल है क्या? नो। सो कंपैरिजन मस्ट बी ऑन इक्वल फुटिंग, और वो इक्वल फुटिंग पे लाने का काम कौन कर रहा है? स्टैंडर्ड्स। सोचो स्टैंडर्ड्स नहीं होते तो आपके जीवन में अंधकार हो जाता, आप क्या करते? कुछ रहता ही नहीं करने के लिए। कुछ बात समझ में आ रही क्या? यस और नो? तो कॉन्सेप्ट से बने कन्वेंशंस, कन्वेंशन से बने प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स कुछ कुछ कन्वर्ट हो गए स्टैंडर्ड्स। बट है क्या ये कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, वन एंड सेम थिंग? जो कॉन्सेप्ट है वही बाद में कन्वेंशन और प्रिंसिपल बने। सबसे पहला कॉन्सेप्ट लिखो, अब हेडिंग दे दो हर कोई, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। आप लोगों को समझ में आ रहा है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ है? जीपीएस लोकेशन ऑन रखो आपका, वरना खो जाओगे आप। आज तक ब्रह्मांड में या इतिहास में ऐसा कोई पेपर नहीं है जिस पेपर में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में पूछा नहीं है। 1000% हर एग्जाम में कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आते। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स, जो कहना है कह लो। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। पहले कॉन्सेप्ट का सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे, इतना समय नहीं है कि पहला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, लिखो उसका नाम, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। क्या है बेटा गोइंग कंसर्न? कौन बच्चा मुझे बोलेगा? बोलो फटाफट से। वेरी गुड, यस मैडम बोलिए। ओके, हमारा बिजनेस अनंत काल तक चलता चला जाएगा। और कोई? बस इतना ही? बोलो फिर से सेम चीज, हमारा बिजनेस अनंत काल तक चलता चला। दोनों का सेम मतलब है। और कुछ? अरे मैं 5 मिनट में सिर्फ इस कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन दूंगा और आप लोगों ने कॉन्सेप्ट खत्म कर। और कोई गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बारे में? वो कंपनी के लिए है, एक अदर देन कंपनी जो नॉर्मल बिजनेस है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कंपनी के कुछ स्पेसिफिक फीचर है वो कंपनी अकाउंट में देखेंगे। आप जो बोल रहे हो उसको परपेचुअल सक्सेशन कहते हैं। कंपनी के ओनर है नहीं है, तो कंपनी के अस्तित्व पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धीरू भाई अंबानी ऊपर चले गए फिर भी रिलायंस कंपनी तो चल ही रही है। और कोई? चलो आ जाओ, चलो मैं इस महान कॉन्सेप्ट की शुरुआत कर रहा हूँ आज, खत्म करूंगा अगले लेक्चर में। ध्यान से सुन, गलती आपकी नहीं है, रट्टा मार मार। तो गोइंग कंसर्न के बारे में हर कोई ये तो जानता ही है, दैट लाइफ ऑफ द बिजनेस। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट सेज, हर कॉन्सेप्ट अकाउंटेंट को कुछ ना कुछ बातें बोलता है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अकाउंटेंट को क्या बोल रहा है? ये अकाउंटेंट सुन, जब भी तू अकाउंटिंग करेगा तब तूने तेरे बैक ऑफ द माइंड में ये सोच के अकाउंटिंग करना है, दैट लाइफ ऑफ द बिजनेस इज इनफाइनाइट। बिजनेस नियर फ्यूचर में क्लोज नहीं होगा, लंबे समय तक चलने वाला है। योर बिजनेस
will not close down in near future. नियर फ्यूचर में आपका बिजनेस बंद नहीं होगा, ना ही आपका कोई इंटेंशन है नियर फ्यूचर में बिजनेस बंद करने का. नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस इन नियर फ्यूचर. ये अकाउंटेंट सुन, तेरा बिजनेस लंबे समय तक चलने वाला है, नियर फ्यूचर में तेरा बिजनेस बंद नहीं होगा, ना ही तेरा इंटेंशन है और ना ही नेसेसिटी है. नो नेसेसिटी, ना ही ऐसी कोई ज़रूरत आन पड़ी है कि तुझे तेरा धंधा बंद करना पड़े. नो नेसेसिटी टू क्लोज द बिजनेस इन नियर फ्यूचर. अगर तू यही सारी चीजें सोच के अकाउंटिंग कर रहा है, दैट मीन्स यू आर फॉलोइंग द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. तो आसान भाषा में गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का कहना है, ए बिजनेस सुन, तेरी लाइफ इनफाइनाइट है. सर हमने भी तो यही बोला था, अलग क्या बोला. अब तुम मुझे एक बात बताओ, बचपन से कॉन्सेप्ट पढ़ा है इन सभी ने. बिजनेस की लाइफ इनफाइनाइट है, मतलब बिजनेस कब खत्म होगा पता नहीं. कोई भी काम का रिजल्ट कब आता है रे, बोलो. हाँ आप बोल मुन्ना, बोलो सलमान भाई, आप बोलो. ये अपने बॉडी बिल्डर, बोल बेटा. कोई भी काम का रिजल्ट कब आता है, काम खत्म होने के पहले, काम के बीच में, या काम खत्म होने के बाद. काम खत्म होने के बाद रिजल्ट आता है ना. तो बताओ बिजनेस का रिजल्ट कब आएगा. बिजनेस बोलो बोलो, हाँ सही आ रहा था आपके मुंह पे. बिजनेस खत्म होने के बाद. तो बिजनेस का रिजल्ट क्या है, प्रॉफिट लॉस. तो क्या प्रॉफिट लॉस कब पता चलेगा आपको आपके बिजनेस का. बिजनेस, अरे ईयर एंड में बिजनेस खत्म हो रहा है. अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला ना सबने, कोई भी काम का रिजल्ट कब आता है, काम खत्म होने के बाद. तो बिजनेस कब रिजल्ट कब आएगा, बिजनेस खत्म होने के बाद. बिजनेस कब खत्म हो रहा है, इनफाइनाइट लाइफ के बाद. तो क्या धीरू भाई अंबानी रिलायंस का प्रॉफिट जाने बगैर ही ऊपर चले गए. इतना बड़े संकट में फंस गए हम लोग. तुमको दिख रहा है बिजनेस का रिजल्ट कब आएगा, इनफाइनाइट लाइफ के बाद. तो इस संकट से हमें मुक्ति दिलाई एक कॉन्सेप्ट ने. उस कॉन्सेप्ट का नाम है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट. उसने बिजनेस के इस अनंत काल को छोटे 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 पीरियड में तोड़ दिया. और उस छोटे छोटे पीरियड को आप लोग प्यार से बोलते हो अकाउंटिंग ईयर. कुछ बात समझ में आ रही, बट एक चीज तो आपको मालूम होगी. अब ध्यान से सुनना, हाँ ध्यान से देखो. अब मान लो कोई बिजनेस में गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं हो रहा है, तो बताओ उस बिजनेस का फ्यूचर है क्या. नो गोइंग कंसर्न नो फ्यूचर. उस बिजनेस में कोई फ्यूचर ही नहीं है. गोइंग कंसर्न है मतलब बिजनेस का फ्यूचर है. गोइंग कंसर्न नहीं है मतलब बिजनेस का फ्यूचर भी नहीं है. और बिजनेस अगर आपका फ्यूचर में है ही नहीं, तो ये जो फर्नीचर है जिसको आप लोग लॉन्ग टर्म असेट बोलते हो, इसका बेनिफिट किसको मिलेगा, बाबा जी को. बिजनेस में जो असेट है लॉन्ग टर्म असेट, उन लॉन्ग टर्म असेट का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म असेट का मतलब है कि उसका बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिलने वाला है. बट वो लंबा समय है किधर, गोइंग कंसर्न ही नहीं तो लंबा समय नहीं, लंबा समय नहीं लंबे समय तक बेनिफिट नहीं, लंबे समय तक बेनिफिट नहीं तो एसेट भी नहीं. और असेट नहीं तो सब कुछ क्या है फिर, एक्सपेंस. सो असेट और एक्सपेंस के बीच में चीन की दीवार बन के कौन खड़ा है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. असेट और एक्सपेंस को बाइफरकेट करने वाला यही है. सोचो, गोइंग कंसर्न नहीं है मतलब बिजनेस का फ्यूचर नहीं है, बिजनेस का फ्यूचर नहीं है मतलब फ्यूचर में किसी भी असेट का बेनिफिट नहीं, फ्यूचर में बेनिफिट नहीं मतलब सब कुछ शॉर्ट टर्म. आप बोलते हो ना बार बार, लॉन्ग टर्म असेट, शॉर्ट टर्म असेट, फिक्स असेट, करंट असेट. फिक्स और करंट कब बनता है, फिक्स का क्या होता है बताओ,
बेनिफिट लंबे समय तक मिलेगा, फिक्स। करंट असेट बेनिफिट थोड़े समय तक मिलेगा। बट जब गोइंग कंसर्न ही नहीं तो लंबा समय नहीं, लंबा समय नहीं तो फिक्स असेट नहीं, फिक्स असेट नहीं तो सब कुछ क्या बन जाएगा, करंट असेट। तो फिक्स और करंट को रोक के किसने रखा है, दोनों को आपस में मिलने से किसने रोका है, गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न ही वो कॉन्सेप्ट है जिसने फिक्स और करंट, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, असेट एक्सपेंस, कैपिटल आइटम रेवेन्यू आइटम। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब देखा था ना, लंबे समय तक बेनिफिट मिलता है, रेवेन्यू का इमीडिएट मिलता है यानी शॉर्ट टर्म। बट ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कब रहेगा, जब गोइंग कंसर्न रहेगा। गोइंग कंसर्न नहीं तो सब कुछ शॉर्ट टर्म है, और सब कुछ शॉर्ट टर्म है मतलब लॉन्ग टर्म वाला एक भी कॉन्सेप्ट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में जिंदा ही नहीं रह पाएगा। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म असेट एक्सपेंस कैपिटल रेवेन्यू फिक्स करंट, इन सबको जुदा किसने किया, गोइंग कंसर्न ने। इज द वन हु बाइफरकेट फिक्स करंट कैपिटल रेवेन्यू एसेट एक्सपेंस। सोचो ना, फिक्स असेट मतलब क्या, बेनिफिट लंबे समय तक, करंट असेट बेनिफिट छोटे समय तक। सो गोइंग कंसर्न है तो बिजनेस का फ्यूचर है, बिजनेस का फ्यूचर है तो फ्यूचर में लंबे समय तक बेनिफिट है। गोइंग कंसर्न ही नहीं तो बिजनेस का फ्यूचर भी नहीं, फ्यूचर नहीं तो किसी असेट का बेनिफिट नहीं, असेट का बेनिफिट नहीं तो वो असेट एक्सपेंस या करंट असेट होके मर जाएगी, वो कभी फिक्स असेट बन ही नहीं पाएगी। क्योंकि किसी भी असेट को अगर फिक्स असेट बनना है तो देयर मस्ट बी गोइंग कंसर्न। कुछ बात समझ में, अगर आपको ये बात समझ में आई होगी तो आप भारत के उन लाखों विद्यार्थियों में से कुछ 100 विद्यार्थी में कन्वर्ट हो गए, कोई पढ़ता ही नहीं। और इंस्टीट्यूट गोइंग कंसर्न के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछती है, ना ही बच्चे जनरली और ना ही कोई बहुत सारी किताबों में दिया रहता है। बट ये देखना ज़रूरी है, हर एग्ज़ाम में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है टोटल 17 से 18, उसमें का एक छोटू सा कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न। और बगैर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के आप अकाउंटिंग नहीं कर पाओगे, बरोबर। ये था हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न। और इसके बारे में हम लोग थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।